नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि फसलों का वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। और उसी वर्गीकरण के आधार पर आज अपनी क्लास है जिसमें हम फसल चक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आज अपने मोटिवेशन कोट के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे कि जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। इसी संघर्ष और जीत के साथ आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि फसल चक्र क्या होता है। किसी एक निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित अवधि तक फसलों को इस प्रकार हेर फेर कर बोना जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखकर अधिक उत्पादन ले सके। यानी कि फसलों को इस प्रकार अदल बदल कर या हेर फेर करके बोना जिससे कि अपनी जो मृदा की उर्वरता है वो बनी रहे। इसे ही हम फसल चक्र कहते हैं। अब फसलों को हम लगातार उगाएंगे तो जो अपनी मिट्टी के अंदर पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी। और जब पोषक तत्वों की कमी आएगी कि आपको पता है कि हमारी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो कम होगी। और जब मृदा की उर्वरता और जो पोषक तत्वों की क्षमता है वो कम हो जाएगी तो हमें उत्पादन कम प्राप्त होगा। और अधिक उत्पादन लेने के लिए हम फसल चक्र में फसलों को इस प्रकार हेर फेर कर बोते हैं कि जो अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो एक निश्चित बनी रहे। फसल चक्र 1 वर्ष से लेकर 3 या 4 वर्ष का हो सकता है। फसल चक्र में हम जो फसलों की संख्या है उसके आधार पर फसलों को इस फसल चक्र को वर्गीकृत कर सकते हैं कि वो 1 वर्ष का है, 3 वर्ष का है या 4 वर्ष का है। ये आप रोटेशन के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से भी आसानी से समझ सकते हो कि फसलों को अदल बदल कर या हेर फेर कर बोना ही क्या कहलाता है, अपना फसल चक्र कहलाता है। अब आता है कि साधारणतः अपनाए जाने वाले फसल चक्रों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है कि फसल चक्र को किस प्रकार अपन बांट सकते हैं, उनके क्या अपन फैक्टर हैं वो पढ़ेंगे। वे फसल चक्र जिनमें मुख्य फसल से पहले या बाद में खेती को पड़ती छोड़ा जाता है या फैलो जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि भूमि को खाली छोड़ना। अब मृदा भूमि को परती क्यों छोड़ते हैं? अगर हम लगातार फसलों को उगाते हैं तो साधारणतः सामान्य सी बात है कि जो पोषक तत्व है अपनी मिट्टी के अंतर्गत जो पौधों के लिए आवश्यक है अपनी वृद्धि के लिए और उत्पादन के लिए, वो उन पोषक तत्वों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। लगातार फसलों को उगाने से क्या हो जाएगी, पोषक तत्वों की मिट्टी में कमी हो जाएगी। इसी कमी को पूरा करने के लिए हम जो अपनी फसल चक्र में है वो उसमें भूमि को कुछ समय के लिए या एक सीजन के लिए या 1 वर्ष के लिए खाली छोड़ देते हैं या पड़ती छोड़ देते हैं। ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो कि इस साइड में जो भूमि है वो पूरी खाली है और इस साइड फसल उगाई हुई। भूमि को खाली छोड़ने से क्या है कि अपने जो भूमि में पोषक तत्व है उनकी वापस से भरपूरता हो जाती है। एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, जैसे 1 साल के लिए प्रति या 1 सीजन के लिए प्रति छोड़ दिया, उसके बाद गेहूं रबी में उगा दी, उसके बाद धान, ये अलग अलग एग्जाम्पल है। धान जिसे खरीफ ऋतु में उगाते हैं, उसके बाद हमने प्रति छोड़ दी रबी और जायद के लिए। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, वे फसल चक्र जिनमें मुख्य फसल से पहले या बाद में हरी खाद उगाकर खेत में जोती जाए। यानी कि अपनी जो मुख्य फसल उगाते हैं उससे या तो पहले या बाद में जो अपन क्या करते हैं, हरी खाद उगा लेते हैं। हरी खाद हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, हरी खाद क्या होता है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं वो भी हमने देखे थे कि किस प्रकार हम उस हरी खाद की फसल को उगाकर उसकी पुष्पन अवस्था में मिट्टी में दबा देते हैं जिससे कि अपने जो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ है उसकी मात्रा में बढ़ोतरी हो। और हरी खाद उगाने का फायदा ये भी है कि अपन अगर परती छोड़ेंगे भूमि को तो जो हवा की गति है, अगर हवा की गति और वेग तेज होगा तो उससे क्या होगा कि अपना मृदा अपरदन है वो भी हो जाएगा। उस मृदा अपरदन को बचाने के लिए भी हम हरी खाद को उगाते हैं और मिट्टी को ऊपर से कवर करते हैं। और हरी खाद उगाने से आपको पता ही है कि कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में बढ़ोतरी होती है मृदा में। इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। मुख्य फसल से पहले हम हरी खाद उगा लेंगे, उसके बाद गेहूं रबी की ऋतु में उगाया जाता है। इसमें धान जो मुख्य फसल है उसको पहले उगाएंगे और हरी खाद को बाद में उगाएंगे जिससे कि अपनी मिट्टी में पोषक तत्व और जो मृदा की उर्वरता है वो बनी रहे। इसके जो एग्जाम्पल है वो देख सकते हो, क्लस्टर बीन जिसे हम ग्वार कहते हैं,
और काउपी जिसे हम लोबिया कहते हैं, ये सभी क्या है, हरी खाद की फसलों के एग्जाम्पल है। और इन्हीं हरी खाद की फसलों को हम क्या करते हैं, फसल चक्र के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है उसमें है वे फसल चक्र जिनमें वातावरण से नाइट्रोजन लेकर भूमि में एकत्रित करने के लिए दलहनी फसलों का समावेश किया जाता है। यानी कि हमारे जो फसल चक्र है उसमें दलहनी फसलों का समावेश बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी जो वायुमंडल के अंतर्गत नाइट्रोजन है उसको पौधा सीधे ग्रहण नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? सीधे जो O2 है, ऑक्सीजन, उसको सीधे ग्रहण नहीं कर सकता। उसके लिए क्या करता है, जो दलहनी या लेग्यूमिनेसी कुल की जो भी पौधे हैं उनकी जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम होता है क्या, राइजोबियम, जो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। राइजोबियम जीवाणु है जो इन पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में जड़ों में पाया जाता है और ग्रंथियां बना लेता है। और यहीं से वायुमंडल का नाइट्रोजन फिकेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण अपन कहते हैं वो करता है और पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है। इसके अपन एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि मूंग और गेहूं हो गया। इसमें मूंग जो है वो दलहनी फसल है जिसे हम लेग्यूमिनेसी कह सकते हैं। उसके बाद गेहूं, इसमें लोबिया जो दलहनी फसल है। उसके बाद गेहूं, इसमें क्या है कि लेग्यूमिनेसी कुल की पौधों को उगाने से क्या है, अपने नाइट्रोजन की जो पूर्ति हो जाएगी। यहाँ पर दिया हुआ का फलियां वाली फसलें या दलहनी जो फसलें वो CO2 और नाइट्रोजन के उत्सर्जन को कम करता है, यानी कि उनकी जो हानि होती है उनको कम करता है। इसके अलावा लेग्यूमिनेसी क्रॉप वो प्रोवाइड कराती है फीड एंड फूड, यानी कि पौधे को भोजन या पोषक तत्व प्रदान कराते हैं। इसके अलावा लेग्यूम क्रॉप इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी, यानी मृदा की उर्वरता को बनाए रखता है, बढ़ाता है। अपना मेन उद्देश्य क्या है, मृदा की उर्वरता को बनाए रखना। उसी के लिए हम क्या करते हैं, फसल चक्र में दलहनी फसल को हम इंक्लूड करते हैं या समावेश करते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि भूमि की उर्वरा शक्ति की परवाह न करते हुए अनाज की फसलों के बाद वापस अनाज की फसलें ही लेना। अपने जो ज्यादातर अपने जो फसल चक्र जो का प्रयोग होता है वो इसी पॉइंट के आधार पर अपन प्रयोग करते हैं और इसी फसल चक्र का उपयोग जो है सबसे ज्यादा होता है, यानी कि अनाज के बाद अनाज की फसलें को ही उगाते हैं। अब अपन कहेंगे कि तो पहले तो अपने परती छोड़ी थी, उसके बाद हरी खाद उगाई थी, उसके बाद अपन ने दलहनी फसल को इंक्लूड किया था, लेकिन इसमें अपन क्या करेंगे, अनाज के बाद वापस अनाज उगाएंगे तो पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। तो उन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम क्या करेंगे, बाहर से उर्वरकों को देंगे। क्या करेंगे, उर्वरकों को देंगे, जिससे जो अपने मृदा में पोषक तत्वों की कमी है उनको पूरा किया जाए उर्वरकों के माध्यम से। इसमें पहला एग्जाम्पल है धान और गेहूं। ये जो फसल चक्र में भारत में सर्वाधिक जिस फसल चक्र का प्रयोग होता है वो इसी फसल चक्र का प्रयोग होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर ले। भारत में सबसे ज्यादा प्रयोग या मुख्यतः सबसे ज्यादा या मुख्यतः प्रयोग इसी फसल चक्र का होता है, धान और गेहूं का। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है मक्का और गेहूं। मक्का जो फसल है अपनी वो खरीफ ऋतु की फसल है। मैंने फसलों के वर्गीकरण में आपको पढ़ाया था कि एग्जाम्पल अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर आपको काम आएंगे फसल की पहचान करने के लिए कि ये खरीफ की फसल है, रबी की फसल है या जायद की फसल है। उसी के आधार पर हम फसल चक्र की आज उसके बाद में हम आगे फसल चक्र सघनता भी जानेंगे, उसमें भी ये एग्जाम्पल आपको बहुत जरूरी है जो याद रखने हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लेना स्टार लगा के। भारत में जो सबसे ज्यादा फसल चक्र का प्रयोग होता है वो धान और गेहूं का होता है। और अनाज वाली फसलें आपको पता ही है, गेहूं हो गया आपका, राई हो गया, इसके अलावा मक्का हो गया, इसके अलावा चावल हो गया, जई हो गया आपका, मिलेट यानी बाजरा हो गया। ये सभी किसके एग्जाम्पल है, अनाज वाली फसलों के या सीरियल्स अपन इंग्लिश में कह सकते हैं, उनके उदाहरण। अब आता है कि फसल चक्र के क्या क्या सिद्धांत है, उसको उगाने के लिए किन किन सिद्धांतों का अपन को जो ध्यान रखना चाहिए या अपन फसलें उगाते हैं उनमें इन सिद्धांतों का प्रयोग बहुत ही जरूरी है। पहला सिद्धांत क्या बोलता है, गहरी जड़ वाली फसलों जिसे इंग्लिश में अपन डीप रूटेड क्रॉप्स कहते हैं, उसके बाद उथली जड़ों वाली फसलें जिसे इंग्लिश में शैलो रूटेड कहते हैं, उनको उगाना चाहिए। अब अपन पहले गहरी जड़ वाली उगाते हैं, उसके बाद उथली जड़ वाली या कम गहराई वाली अपन कह सकते हैं, उन फसलों को क्यों उगाते हैं, इसका क्या कारण है। यहाँ पर आप देख रहे होगे या मैं अलग से फिगर बना देता हूँ। जैसे कोई पौधा है, उसको एक गहरी जड़ है, उसके बाद एक और पहले साल अपने ये फसल उगाई, उसके बाद कोई फसल का दूसरा पौधा उगाया,
वो भी इसी सेम गहराई में। अब सेम गहराई में ये मर्दा की परत है, मर्दा है ऊपर वाली ये। अब सेम गहराई में पहले वर्ष भी अपने जो पौधा है वो इसी गहराई में उगाया, दूसरे वर्ष भी उसी गहराई में उगाया। पहले वर्ष इस पौधे को उगाने से क्या होगा, जो यहाँ पर अपने जो पोषक तत्व होंगे वो यहाँ पर मौजूद होंगे, वो पौधा क्या कर लेगा, जड़ों के द्वारा ग्रहण कर लेगा। इस जगह पर जो पोषक तत्व होंगे वो ये पौधा ग्रहण कर देगा। अब यहाँ पर तो क्या होगा कि पोषक तत्वों की थोड़ी कमी हो गई। उसके बाद हमने दूसरे वर्ष सेम उसी अपने गहराई के अंतर्गत दूसरा पौधा उगा दिया, फसल का दूसरा पौधा उसी दूसरे वर्ष सेम गहराई पर अपने लगा दिया। अब वापस सेम गहराई पर लगाने से क्या होगा कि पोषक तत्व है वो यहाँ पर इस पौधे को कम मिलेंगे, और कम मिलने से क्या होगा, आपको पता ही है कि मृदा क्या अपने पौधे का जो उपज होगी या उत्पादन होगा वो कम होगा। तो इसका अपने उपाय क्या है कि पहले वर्ष अपने फसल चक्र में गहरी जड़ वाली फसल को उगाते हैं, जिससे कि यहाँ गहराई में जो पोषक तत्व है वो पौधा जो इस मृदा से ग्रहण कर ले। उसके बाद हम क्या करेंगे, कम गहराई वाली जो कम गहरी जड़ों वाली जो फसलें हैं उनको उगा देंगे, जो मृदा की ऊपरी परत में होती है। अब पहले वर्ष तो अपन ने यहाँ से पोषक तत्वों को ग्रहण कर लिया, उसके बाद दूसरे वर्ष जो ऊपर में जो पोषक तत्व बचे थे उनको ग्रहण कर लिया। उसके बाद वापस ये चक्कर फिर से चलता रहेगा। इससे क्या होगा कि पोषक तत्वों की निरंतरता बनी रहेगी, और निरंतरता बनी रहेगी तो उर्वरता भी बनी रहेगी और उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होगा। तो पहला पॉइंट आपको अच्छे से पता चल गया होगा, और इस पॉइंट को याद रखना, ये पहला सिद्धांत है। उसके बाद दूसरा सिद्धांत क्या बोलता है कि अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलों को बोना चाहिए। ये उस पिछले वाले सिद्धांत से ही रिलेटेड है। अब अधिक खाद चाहने वाली अपन जो एक बार अपन अधिक खाना खा लेते हैं, उसके बाद क्या कम खाना खाते हैं, उसी से रिलेटेड है। जैसे कि अपने पहले वर्ष तो अपने भूमि जो उससे अधिक कार्य करवाया अपने, या अपन कहीं अपने शरीर से उस खाने को पाचन करने के लिए अधिक जो शक्ति लगानी पड़ी, उससे क्या होगा कि जो अपना खर्च है वो भी बढ़ेगा। और अब हम इस फसल से रिलेटेड बात करें कि जो अधिक खाद चाहने वाली फसलों हैं, या पहले वर्ष तो अपने अधिक जो भूमि से जो मृदा से हैं पौधे, वो अधिक मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण करेंगे, जैसे कि सीरियल वगैरह है, इनको पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। उसके बाद हम अगर वापस दूसरे वर्ष जो अनाज वाली फसलें उगाएंगे तो क्या होगा, इनको भी वापस ये सेम का सेम हो जाएगा कि उसी वर्ष पहले वर्ष तो थोड़ी कमी हो गई है पोषक तत्वों की, और दूसरे वर्ष वापस यही अनाज वाली फसलें उगाएंगे जो अधिक खाद चाहने वाली, उनको उगाएंगे तो क्या होगा कि पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। इसके लिए अपन क्या करते हैं कि पहले वर्ष तो अधिक खाद चाहने वाले लगाते हैं, उसके बाद वापस दूसरे वर्ष जो अपन फसल चक्र में फसल लगाते हैं वो कम खाद चाहने वाले लगाते हैं, ताकि जो अपनी लगभग जो दलहनी फसलें हैं उनको उगाते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर ले। उससे क्या होगा कि अपना जो पोषक तत्वों की निरंतरता बनी रहेगी, और खाद की अपन जो बाहर से खाद देते हैं वो भी कम डालना पड़ेगा, और रसायनों का प्रयोग भी कम होगा, तो अपनी जो मृदा की भौतिक और रासायनिक दशा वो भी मेंटेन रहेगी। उसके बाद है तीसरा पॉइंट कि अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी चाहने वाली फसलों को बोना चाहिए। मतलब ये लगभग नियम सेम है, यहाँ पर जो अक्षरों का वो हेर फेर हो रहा है कि अधिक पानी चाहने वाली वो सेम। अपना एग्जाम्पल देखेंगे ना, जैसे ये अपन एग्जाम्पल ले लेना धान का। धान को क्या जरूरत होती है, पानी की जो अधिक जरूरत होती है। धान जो है लगभग पानी के अंदर ही उगाया जाता है, और उसके बाद कम पानी वापस अपन अगर दूसरे वर्ष सेम धान की फसल को उगाएंगे तो पानी की कमी हो जाएगी। इसके लिए अपन क्या करते हैं कि पहले तो अधिक पानी चाहने वाली, उसके बाद कम पानी चाहने वाली। जैसे कि आपकी अनाज वाली में तो ज्वार हो गया अपना एग्जाम्पल, जैसे अधिक पानी की आवश्यकता नहीं हो सकती है, नहीं है। और दालों में भी अपन जो पल्सेज है उनको भी पानी की कम जरूरत होती है, जैसे आपका मूंग हो गया, मोठ हो गया। इसमें एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे, ये जो एग्जाम्पल है ये गेहूं का है, और उसके बाद है जो पल्सेज है जो मूंग की है, उसको गेहूं को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, और उसके बाद जो मूंग है उसको कम। ये रोटेशन अपना बना रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि अपन जो पानी की कमी है या जो अपनी मृदा के अंदर है वो पानी की कमी नहीं होगी, और पौधा जड़ों द्वारा जो पानी का अवशोषण करेगा वो सही मात्रा में और एक स्थिर रहेगा पानी। उसके बाद
चौथा पॉइंट है कि फलीदार फसलों के बाद बिना फलीदार फसलें बोनी चाहिए। पहले वर्ष तो अपन क्या करते हैं कि दलहनी फसलें हैं जो उनको बो देते हैं, उसके बाद बिना फलीदार फसलें उगाते हैं। अब ये फलीदार फसलें क्यों उगाते हैं, आपको पता ही है कि जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए अपन क्या करते हैं, फलीदार फसलें उगाते हैं। और उसके बाद वापस पहले वर्ष अपने क्या किया, फलीदार पौधे उगा लिए और मिट्टी में अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन को एकत्रित कर दिया। अब इस नाइट्रोजन को खर्च करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अनाज वाली फसलें या जो अदलहनी फसलें हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकती, उन फसलों को उगाना होगा जो नाइट्रोजन को प्रयोग करेगी या उपभोग करेगी नाइट्रोजन का। पहले वर्ष क्या करेगी, ये फसलें जो है फलीदार फसलें, वो नाइट्रोजन का भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन को अच्छी मात्रा में यहाँ पर एकत्रित कर लेगी। और नाइट्रोजन को खर्च करने के लिए अपन वापस दूसरे वर्ष क्या करते हैं, बिना फलीदार फसलें उगाते हैं। तो ये चौथा पॉइंट आप याद रखना। उसके बाद है पांचवा पॉइंट, फसल चक्र की सभी फसलें एक ही कुल की नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से जो है वो कीट पतंगे एक ही कुल विशेष पर आक्रमण करते हैं या दूसरी फसल को बचाया जा सकता है, उनसे दूसरी फसल को बचाया जा सकता है। अब फसल चक्र में क्या करते हैं कि अगर अपन एक ही कुल की, जैसे अनाज वाली है, जैसे कि पोएसी कुल की फसलें हमेशा वही फसल उगाते रहेंगे, या दूसरी जो अपन फसल चक्र में एक मुख्य फसल के अलावा दूसरी फसल जो लेते हैं वो वापस अनाज वाली या पोएसी कुल की लेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो अपने कीट है या जो एक विशेष कुल पर जो रोग लगते हैं या कीट लगते हैं उनका आक्रमण बढ़ता रहेगा और वो उस फसल को पूर्णतः नष्ट कर देंगे। अब इस कीट पतंगों के और रोगों के आक्रमण को बचाने के लिए अपन क्या करते हैं कि एक कुल की न फसल लेकर दूसरे कुल की फसल लेते हैं, और जिससे क्या होगा कि कीट पतंगों का आक्रमण है वो कम हो जाएगा। जैसे कि ये आपको चित्र में दिख रहा होगा कि मूंग के ऊपर जो कैटरपिलर है वो लगा हुआ है, जो लगभग पल्सेज में या लेग्यूमिनेसी में लगता है। अब वापस अपन पल्सेज को उसी फसल चक्र में अपनाएंगे तो क्या होगा, इसका आक्रमण बहुत ज्यादा होगा। इसके लिए अपन क्या करते हैं कि दूसरे कुल की कोई फसल उगा लेते हैं जिससे कि इन कीट पतंगों और बीमारियों का आक्रमण न हो सके या कम हो जाए। अब छठा पॉइंट है कि कृषि साधनों का वर्षभर समतापूर्ण ढंग से उपयोग होना चाहिए। अब कृषि साधन कौन कौन से है, सिंचाई हो गई आपका पहला, दूसरा उर्वरक हो गया, जो बीज हो गया, और खेत में काम करने के लिए अपने जो मजदूर लगते हैं, वो सभी साधन या रिसोर्सेज हैं, उनका अपन समतापूर्ण ढंग से और सही मात्रा में उपयोग करेंगे। ये फसल चक्र के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, इसको अपन वापस देख लेंगे। फसल चक्र बनाते समय फसलों का समावेश ऐसा होना चाहिए कि सिंचाई, उर्वरक, बीज, मजदूर आदि जो है वो अपने पास उपलब्ध हो और उनका पूर्ण उपयोग भी हो, तथा अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएं जैसे अनाज, दाल, सब्जी, चारा, रेशा तथा रुपया भी अपन को समय समय पर उपलब्ध होता रहे। अपन जो ये सभी साधन है, सिंचाई, उर्वरक, बीज, मजदूर या लेबर, जो इनका अपन सही समय पर और समतापूर्ण ढंग से उनकी जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार अपन उपभोग करेंगे। और इससे अपन को क्या होगा कि अनाज, अपनी आवश्यकता की जितनी भी वस्तुएं हैं, सब्जी, चारा, रेशा और पैसा मुख्य रूप से, वो अपन को समय समय पर उपलब्ध होता रहे। ये आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हो। अब है कि फसल चक्र के क्या क्या लाभ हो सकते हैं या फसल चक्र अपनाने से अपन को क्या लाभ मिलता है, उनके बारे में अपन जानेंगे। पहला है कि खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। अपने परिभाषा के अंदर ही देखा था कि अपना मेन उद्देश्य क्या है कि उर्वरा शक्ति को बनाए रखे, जो अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसको बनाए रखे, और उससे क्या होगा कि अपने जो भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी तो उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा, और उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा तो अपन को आय भी अच्छी प्राप्त होगी। भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे, भूमि तथा अवमृदा की उर्वरा शक्ति संतुलित रहती है। अब भूमि कौन सी है, जो मृदा की, ये कोई मृदा है उसकी ऊपरी परत है वो क्या होगी, भूमि, और इसकी जो निचली परत है, ये वाली निचली परत है वो क्या होगी, आपकी अवमृदा है। ये ऊपरी भूमि की और निचली भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो क्या है, एक संतुलित बनी रहे। ये एक फसल चक्र का लाभ है फसल चक्र अपनाने से। दूसरा है कि फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश करने से मृदा की भौतिक दशा ठीक बनी रहती है और भूमि में जैव पदार्थों या अपन कहें कि कार्बनिक पदार्थों की वो जो है वो कमी नहीं होती है। दलहनी फसलें अब
बताया कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, और जो दलहनी फसलों की जड़ें वो रेशेदार जड़ें पाई जाती है और मृदा को एकदम अच्छी तरीके से बांध के रखती है, जिससे अपना मृदा अपरदन भी न हो और भूमि की जो भौतिक दशा है वो भी अच्छी रहे। इसके अलावा मृदा में या भूमि में अपन कहे कि जैव पदार्थ हैं जो पौधों के लिए आवश्यक हैं या जो पौधों में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं उनके लिए आवश्यक है, उनकी जो कमी है वो नहीं रहे। ये एक फसल चक्र का लाभ है। इसके अलावा और भी देख सकते हो कि जैसे मृदा स्वास्थ्य वो अपना बना रहेगा ठीक फसल चक्र अपनाने से, क्योंकि अपन लगातार अपन एक ही जैसी फसलें नहीं उगाएंगे, फसलों को हेर फेर करके बोएंगे या रोटेशन में बोएंगे, जिससे कि अपनी पोषक तत्वों की निरंतरता बनी रही और क्या है कि मृदा उर्वरता बनी रही। दूसरा है कि कीट नियंत्रण हो जाएगा इससे, एक जैसी एक कुल की फसलें नहीं उगाएंगे उससे क्या होगा कि कीट नियंत्रण भी हो जाएगा, उपज में साधारण सी बात है सुधार होगा और उपज में सुधार होगा। इसके अलावा लागत में बचत होगी, या अपन जो कृषि के जितने भी साधन है रिसोर्सेज है उनका समतापूर्ण ढंग से उपयोग करेंगे तो क्या होगी, अपनी लागत में बचत होगी। इसके अलावा पर्यावरणीय लाभ तो होगा ही फसल चक्र अपनाने से। अब दूसरा जो लाभ है वो है खरपतवार कीटों तथा रोगों के नियंत्रण में सहायता मिलती है। फसलों को हेर फेर कर से ये फसल संभावना कम हो जाती है। हेर फेर कर बोने से जो फसल में जो लगने वाले कीट है रोग है उनके जो लगने की संभावना है वो कम हो जाती है। इसके अलावा जो फसल की पैदावार है वो बढ़ेगी। साधारण सी बात है, मृदा में उर्वरता अधिक रहेगी या पोषक तत्वों की मात्रा अधिक रहेगी तो पैदावार बढ़नी तय है। उसके बाद जो फसल उत्पादों की गुणवत्ता है, जो अपन को फसल से जो अनाज प्राप्त होता है, दाने प्राप्त होते हैं या फसल के कोई भी प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो जो कीट बीमारियों से ग्रसित नहीं होगा तो अपने को साधारण सी बात है उसकी गुणवत्ता जो है वो क्वालिटी है वो अच्छी प्राप्त होगी। ये फसल चक्र के लाभ हैं। ये सेम उसके बाद है फसल उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि हो गई। उसके बाद अगला पॉइंट है उपलब्ध साधनों जैसे बीज उर्वरक पानी तथा श्रम का जो है समतापूर्ण उपयोग होगा या सही मात्रा में उपयोग होगा। इनका जो अपने उपलब्ध है उसी के अनुसार अपन इनका उपयोग करेंगे तो क्या होगी, इनकी कमी नहीं होगी रिसोर्सेज में और सही मात्रा में उपयोग करेंगे जिससे कि मृदा की भौतिक रासायनिक जैविक दशा वो बनी रहे। उसके बाद अपन फसल चक्र का, अब फसल चक्र क्या होता है उसके बारे में तो हमने पढ़ लिया कि फसलों को हेर फेर कर बोना जो होता है वो फसल चक्र होता है। उसके बाद फसल चक्र क्या क्या प्रकार हो सकते हैं उसके बारे में हमने जाना था। उसके बाद अपन जो फसल चक्र का चुनाव करेंगे वो किस प्रकार करेंगे या किस आधार पर करेंगे। किसी भी फसल चक्र को बनाते समय उसमें सम्मिलित की जाने वाली फसलों का सही चुनाव बहुत आवश्यक है, और वो चुनाव अपन किस आधार पर करेंगे, वो क्या क्या फैक्टर है जिसके आधार पर अपन फसल चक्र का चुनाव करेंगे। जैसे कि अपने जो राजस्थान में है वो फसल चक्र अलग होगा, और जो पंजाब है या उत्तर का एरिया या दक्षिण का एरिया या भारत में पश्चिम का एरिया उनका जो फसल चक्र वो एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि उनकी जलवायु वगैरह है वो सभी एक जैसी नहीं होती है, तो फसल चक्र में भी बदलाव होगा। तो वो फैक्टर कौन कौन से है वो आपको मैं बताऊंगा। पहला जो फैक्टर है वो अपना है जलवायु। जलवायु के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है, वर्षा, तापमान, दीप्ति, कालिता, वायु आर्द्रता। सबसे पहला है वर्षा। अपन जानते हैं कि राजस्थान में जो वर्षा है वो कम होती है। राजस्थान में वर्षा क्या होती है, कम होती है। इसके लिए हम फसल चक्र का चुनाव करते समय ऐसी फसलों का चुनाव करेंगे जो कम वर्षा चाहने वाली या अपन कहेंगे कि जिसको पानी की कम आवश्यकता होती है, ऐसी फसलों को अपन राजस्थान के लिए सेलेक्ट करेंगे या चुनाव करेंगे। और पंजाब जैसे इलाके में आपको पता ही है वहां पर वर्षा भी अधिक होती है और सिंचाई के साधन भी बहुत अच्छे हैं, तो वहां पर हम ऐसी फसलों का चुनाव करेंगे जैसे अपना धान हो गया या चावल हो गया। धान है उसको पानी की अधिक आवश्यकता होती है, इसके इसके लिए हम इसे पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में उगाते हैं। अपने राजस्थान में धान को नहीं उगाते क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी है और वर्षा भी कम होती है। इसके लिए अपन धान की फसल को फसल चक्र को चुनाव करते समय इसको अपन सेलेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट है वो तापमान है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर तापमान जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, जम्मू कश्मीर साइड या उससे अधिक नहीं जाता है, और अपने राजस्थान में वो 30 डिग्री से तो कम रहता ही नहीं है, उससे ऊपर ही रहता है लगभग। तो अपन जो फसल चक्र में ऐसी फसल का चुनाव करेंगे जो तापमान को सहन कर सकती है, जैसे कि ठंडी जलवायु की फसल या ऐसी फसलें जो अपने जम्मू कश्मीर में उगती है उनको
अपन ठंडी जलवायु में उगा सकते हैं, वापस अपन राजस्थान में उसको नहीं उगा सकते हैं। और राजस्थान की जो फसलें हैं वो अपन राजस्थान में उगाएंगे जो अधिक तापमान को सहन कर सकती है, आपके जैसे ज्वार हो गया, जो हो गया। इसके बाद है दीप्ति कालिता, जो पहली क्लास में मैंने पढ़ाया था या दूसरी क्लास में फसलों का वर्गीकरण जो अपने पढ़ा था, उसमें पढ़ा था दीप्ति कालिता के आधार पर पौधे अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे पहला आपने पढ़ा था शॉर्ट डे प्लांट या लघु दिवस पौधा, दूसरा पढ़ा था आपने एलडीपी लॉन्ग डे प्लांट या दीर्घ दिवस प्लांट, उसके बाद अपने पढ़ा था डे न्यूट्रल प्लांट या दिवस निष्प्रभावी पौधे, जो पुष्पन के समय पौधों को प्रकाश की कितनी जरूरत होती है उसके हिसाब से अपने फसलों का वर्गीकरण किया था। और इसी वर्गीकरण के आधार पर अपन फसल चक्र में चुनाव करेंगे। जैसे दीर्घ दिवस की पौधे हैं उनको दीर्घ दिवस या रबी ऋतु में उगा सकते हैं। उसी के आधार पर अपन दीप्ति कालिता के आधार पर फसलों का फसल चक्र में चुनाव करेंगे। उसके बाद है वायु। वायु के अंतर्गत क्या होगा कि वायु की गति क्या है, उसका वेग क्या है। जो अपन जानते हैं कि राजस्थान में वायु का वेग या गति जो अपन कहते हैं कि लू वगैरह वो अधिक बहती चलती है। तो अपन जो फसल चक्र में फसल का चुनाव करेंगे वो वायु ऐसी फसलों का चुनाव करेंगे जो वायु से या उन फसलें गिर जाती है जैसे हम लॉजिंग कहते हैं वो उनको सहन कर सकती है, ऐसी फसलों का अपन क्या करेंगे चुनाव करेंगे। उसके बाद आर्द्रता है। जैसे कोई फसल है जो जिसे 60 से 70% आर्द्रता की जरूरत है, और अपन जानते हैं कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर 80% से अधिक की आर्द्रता रहती है। तो अपन फसल चक्र में ऐसा चुनाव करेंगे कि उस आर्द्रता के अनुरूप ही वो फसल हो, जिससे क्या है कि अपने जो फसल का नुकसान है वो भी कम हो। और आपको पता है अगर आर्द्रता अधिक रहेगी तो कीट रोगों का आक्रमण है वो भी अधिक रहेगा। तो अपन आर्द्रता के अनुसार क्या करेंगे फसल चक्र में फसल का चुनाव करेंगे। ये आप देख सकते हो वर्षा के आधार पर, तापमान के आधार पर, दीप्ति कालिता के आधार पर, आर्द्रता के आधार पर और वायु के आधार पर अपन देख सकते हैं वो जो फैक्टर है उसको चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन कारकों का ध्यान रखना चाहिए, वो यहाँ पर दिए हुए हैं। अब पहला आपने पढ़ा था जलवायु और दूसरा है मृदा। मृदा में अपने देखेंगे कि पहला प्रकार अपन जानेंगे कि मृदा का प्रकार क्या है। उसी के आधार पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे फसल चक्र में फसल का चुनाव करेंगे या फसल चक्र के लिए मृदा किस प्रकार की है, बलुई मिट्टी है, काली मिट्टी या लोमी मिट्टी है, किस प्रकार की, उसके आधार पर ही उस फसल का चुनाव करेंगे। दूसरा है पीएच मान या पीएच वैल्यू। कोई मृदा अम्लीय है, क्षारीय है, ऐसी फसलें हैं जो अम्लीय मृदा में होती हैं और अम्लीय मृदा से कम भी हो सकती है, और कुछ न्यूट्रल पीएच में होती है जैसे 7 के आसपास, उस पीएच वैल्यू पर भी फसलें होती है। तो उसी के अनुरूप अपन पीएच मान के अनुरूप ही फसलों का चुनाव करेंगे। दूसरा पॉइंट है मृदा के अंतर्गत जीवाश्म पदार्थ। जीवाश्म पदार्थ अधिक होंगे तो साधारण सी बात है पौधों को पोषक तत्व तो अधिक प्राप्त होगा। अब है तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है जल निकास। यानी कि कुछ मिट्टी ऐसी होती है जहां पर जल निकास यानी कि वर्षा हुई या अपन ने पानी सिंचाई के द्वारा दिया वो तुरंत अंदर चला जाता है, और कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां पर वर्षा होने के बाद पानी भरा रहता है या जल भराव रहता है। तो अपन जो फसल चक्र में फसल का चुनाव करेंगे वो इस अनुसार करेंगे कि अपन जो फसल को जैसे कि जल भराव है उसके अनुरूप जो अपन उसमें फसल उगाएंगे तो उसको नुकसान होगा क्योंकि वो जल के कारण सड़ जाएगी। तो अपन ऐसी फसल का चुनाव करेंगे जो सही हो या उसके लिए जल निकास हो, या कुछ फसलें जो जल भराव जैसे धान की फसल उसे हम जल भराव में उगा सकते हैं। तो जल भराव के लिए अपन धान की फसल सेलेक्ट करेंगे, और जो अपनी बाजरा वगैरह मक्का वगैरह हो गई ये जल भराव के लिए प्रतिरोध या उसके लिए सहनशील नहीं है जल भराव के लिए। तो अपन ऐसी फसल ऐसी मिट्टी का चुनाव करेंगे जो जल निकास वाली हो। उसके बाद जो प्रबंधन या मैनेजमेंट कारक है वो क्या है, उसके अंतर्गत पहला है खाद तथा उर्वरकों की उपलब्धता। जो अपन फसल चक्र में फसल का चुनाव करेंगे वो खाद और उर्वरक अपन जो बाजार के निकट या बाजार में उनकी उपलब्धता कितनी है या उचित दूरी पर अपने को खाद उर्वरकों की उपलब्धता है या नहीं, उस आधार पर करेंगे। और सिंचाई के पानी की उपलब्धता उसी के अनुरूप अपन फसलें उगाते हैं। अगर अधिक सिंचाई चाहने वाली फसल है उसको हम उगा देंगे और सिंचाई का अपने पास साधन नहीं उपलब्ध नहीं है तो उससे फसल को नुकसान ही होगा। उसके बाद शाकनाशी कीटनाशी रोगनाशी रसायन आदि की उपलब्धता। अगर फसलों के अंदर कीट बीमारियों का प्रकोप अधिक बढ़ जाए तो जो कीटनाशी और रोगनाशी है वो अच्छी तरीके से या आसानी से उपलब्ध हो,
इसके लिए उसी कारक को अपन ध्यान में रखकर क्या करेंगे, फसल चक्र का चुनाव करेंगे। उसके बाद है आर्थिक पक्ष, मांग और मूल्य। फसल की बाजार में क्या मांग है और उसका क्या मूल्य है, उसी के अनुरूप अपन फसल चक्र का चुनाव करेंगे कि बाजार में मांग अच्छी है या नहीं, जिससे किसान को अच्छी आय प्राप्त हो या लागत वगैरह वो अच्छी कम लगे, उसी के अनुरूप अपन देख सकते हैं मूल्य और मांग। ये कर्व आपको बता रहा है। उसके बाद है पहले तो पढ़ लिया आपने फसल चक्र, और उसके बाद अपन दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे फसल चक्र सघनता, यानी कि क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या होती है। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, इसका सामान्य अर्थ है कि फसल चक्र में जितने भी अपन फसलों को उगाते हैं वो एक वर्ष में कितनी फसलें उगाते हैं, उनकी संख्या क्या है, उसी को अपन क्या कहते हैं, फसल चक्र सघनता। और इसका एक सूत्र जो है वो आप याद कर लेना, और उसी सूत्र के आधार पर आगे अपन जितने भी फसल चक्र में जो एक वर्षीय द्विवर्षीय फसल चक्र होते हैं उसके आधार पर फसल चक्र सघनता ज्ञात करेंगे। तो सूत्र है कि फसल चक्र में फसलों की संख्या, जो एक वर्ष में अपन जैसे एक कोई फसल खरीफ में लेते हैं, दूसरी फसल रबी में लेते हैं, तीसरी फसल अपन जायद में लेते हैं। एक खरीफ में ले ली, दूसरी रबी में ले ली और तीसरी जायद में ले ली, तो इसमें जो फसलों की कुल संख्या है वो कितनी हो गई, 1, 2 और 3। 3 तो फसलों की संख्या हो गई, वो ऊपर आ जाएगा आपके फसल चक्र में फसलों की संख्या, और नीचे आ जाएगा फसल चक्र की अवधि, यानी कि एक वर्ष में कौन कौन से सीजन है, जो एक वर्ष में खरीफ, रबी और जायद, ये एक वर्ष के अंतर्गत ये पूरी ऋतुएं आ जाती है। एक बार वापस दोबारा से समझ लेना। पहला है फसल चक्र में फसलों की संख्या, यानी कि एक वर्ष में अपन जो फसलें कितनी उगाते हैं उनकी कितनी संख्या है, वो उस संख्या को अपन ऊपर रखेंगे, और नीचे है फसल चक्र की अवधि वर्षों में। फसल चक्र की वृद्धि क्या क्या अवधि क्या है, एक वर्ष है, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय फसल चक्र है, वो अपन फसल चक्र की अवधि 1 साल है या 2 साल है या 3 साल है, जितनी भी होगी उसको अपन यहाँ पर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई या गुणा कर देंगे 100 से। प्रति वर्ष उगाई जाने वाली फसलों की संख्या को प्रतिशत में व्यक्त करना ही क्या है, फसल चक्र है। फसल चक्र सघनता हमेशा क्या होगी, प्रतिशत में होगी। इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फसल चक्र सघनता क्या होती है कि प्रति वर्ष जो अपन फसल उगाते हैं उनकी संख्या को प्रतिशत में व्यक्त करना ही क्या है, फसल चक्र सघनता है। अब फसल चक्र सघनता अपन ज्ञात करते हैं, उसके लिए कुछ नियम है। इन नियमों को अपन जानेंगे, उसी के आधार पर आगे अपन फसल चक्र की जो सघनता है उसको ज्ञात कर पाएंगे। अगर अपन को ये नियम पता नहीं होंगे तो फसल चक्र की जो सघनता है वो अपन ज्ञात नहीं कर सकते। पहला नियम है, फसल चक्र हमेशा खरीफ ऋतु से ही प्रारंभ होता है। जो फसल चक्र का प्रारंभ जो होगा वो क्या होगा, खरीफ ऋतु से ही होगा। इसके लिए एग्जाम्पल देखेंगे अपन, धान, गेहूं और मूंग। धान अपन जानते हैं एक वर्षीय क्या खरीफ ऋतु की, और गेहूं जो है वो रबी की है, उसके बाद मूंग है वो जायद की। ये एक वर्षीय फसल चक्र है। जो फसल चक्र का सबसे पहले जो शुरुआत होगी ना वो खरीफ ऋतु से ही प्रारंभ होगी, यहाँ पर रबी ऋतु नहीं होगी। प्रारंभ में सबसे पहले खरीफ ऋतु से ही ये प्रारंभ होगा। उसके बाद है हरी खाद एवं प्रति भूमि को फसल की संख्या में नहीं गिना जाता, लेकिन इसका समय गिना जाता है। अपन जो ये पिछला जो अपन सूत्र है इसमें जो फसल चक्र में जो है फसलों की संख्या है ऊपर जो दिया हुआ है उसमें अपन क्या करेंगे, हरी खाद वाली जो फसलें हैं और प्रति भूमि, या अपन जो भूमि को खाली छोड़ देते हैं उर्वरता मृदा में पोषक तत्वों को वापस से अपना पनपाने के लिए या उनकी वापस भरपूर भरपाई करने के लिए छोड़ते हैं, फैलो लैंड को, उसमें जो फसल चक्र में अपन जो पहले देखेंगे तो फसलों की संख्या को इसमें नहीं गिना जाएगा, लेकिन जो फसल चक्र की अवधि है वर्षों में या समय है उसमें ये गिना जाएगा। इसके लिए अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। हरी खाद, उसके बाद गेहूं और उसके बाद मूंग। अब जब अपन फसल चक्र सघनता जो ज्ञात करेंगे उसमें जो फसलों की संख्या को सबसे पहले अपन जो गिनेंगे उसमें हरी खाद वाली जो फसल है उसको नहीं गिना जाएगा, केवल 1 और 2 ये फसलें ही गिनी जाएगी।
गेहूं जो रबी ऋतु में होती है और मूंग जो जायद में होती है। और लेकिन जो अवधि है उसको अपन गिनेंगे, जैसे ये तो हरी खाद वाली फसल है, इसको खरीफ ऋतु में उगाया जाता है और इसको रबी ऋतु में उगाया जाता है और इसको मूंग में। तो ये तीनों सीजन एक वर्षीय होगी। तो अपन समय में तो गिनेंगे लेकिन संख्या में जो हरी खाद और पड़ती भूमि है उसको नहीं गिना जाएगा। उसके बाद है मिश्रित फसल को एक ही फसल गिना जाएगा। जैसे कि अपन एग्जांपल देखेंगे, गेहूं प्लस सरसों, गेहूं प्लस सरसों। और इससे पहले मैं आपको बता दूंगा मिश्रित फसल क्या होती है। जो अपन बुआई से पहले बीजों को सम्मिलित करके फसलों की छिटकुआ विधि या ब्रॉडकास्टिंग विधि से बिना पंक्ति व्यवस्था के अपन फसलों को उगाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, मिश्रित फसल। जिसमें दो या दो से अधिक फसलों को, बीजों को है जो सम्मिलित करके उगाया जाता है, जिसमें कोई पंक्ति व्यवस्था नहीं होती है, उसे अपन मिश्रित फसल कहते हैं। जो मिश्रित फसल है, जैसे ये फसलें तो दो दिखाई दे रही है लेकिन आपको यहाँ पर देखना होगा मिश्रित फसल, ये जो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी अपन फसल चक्र सघनता ज्ञात करेंगे उसमें एक ही फसल को गिना जाएगा। इस पूरी जो मिश्रित फसल है उसको एक ही फसल गिना जाएगा। आगे एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से आपको समझ में आएगा, पहले आप ये नियम देख लेना एक बार। उसके बाद चौथा जो है वो फसल चक्र सदैव प्रतिशत में ही व्यक्त किया जाएगा। इसके अलावा जो वो किसी अन्य रूप में नहीं होगा। जो अपनी फसल चक्र सघनता है वो प्रतिशत में ही व्यक्त आएगी। फसल चक्र सघनता 100% से कम नहीं होती है। कोई भी जो फसल चक्र सघनता है वो 100% से कम नहीं होगी, क्योंकि अपन एक वर्ष में एक फसल को तो उगाएंगे ही। उसी के अनुसार अपन जो एक वर्ष में अगर एक फसल को उगाते हैं तो उसकी जो फसल चक्र सघनता है वो 100% हो जाएगी। जैसे शुष्क या बारानी या वर्षा आधारित क्षेत्रों में जो फसल चक्र सघनता है वो 100% होती है, क्योंकि एक वर्ष में एक बार ही जब अपन शुष्क इलाके या बारानी इलाके जहां पर पानी की कमी है, सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है या वर्षा आधारित क्षेत्र है, वहां पर जब वर्षा होगी उसी समय अपन फसल को उगाएंगे तो एक ही फसल अपन ले सकेंगे। इसलिए जो उनकी जो फसल चक्र सघनता है वो हमेशा क्या होगी, 100% होगी, उससे कम नहीं होगी। हरी खाद जैसे सन्नई ढेंचा को फसल की संख्या में नहीं गिना जाता है, वो आपने देख लिया था। जो फसल की संख्या है उसमें हरी खाद को नहीं गिना जाएगा। उसके बाद कुछ फसलें हैं जिनका कुछ अवधि कितनी है उनको अपन देखेंगे। जो गन्ना की फसल है वो कितने वर्ष की होती है, एक वर्ष की होती है। लगभग 12 से 18 महीने की जो है वो गन्ना की फसल होती है। पेड़ी या जैसे अपन धान के उसके वो प्रोसेसिंग करेंगे, उसके लिए अपन उसको शब्द क्या कहेंगे, पेड़ी। धान आ जाए तो धान तो लगभग 4 माह का होता है, एक सीजन का होता है। लेकिन अगर पेड़ी शब्द आ जाए तो उसमें आपको ध्यान रखना है जो पेड़ी की फसल है वो एक वर्ष की होती है। और कपास अरहर की ये जो फसल है वो 6 से 8 माह की होती है। और अन्य जितने भी धान्य या दलहनी फसलें है वो कितने माह की होती है, लगभग 4 माह की होती है। और सब्जियां अपन जानते हैं लगभग वो भी 3 या 4 माह की होती है। इसमें अपने को मेन एग्जाम्पल यही याद रखना है, जो कि गन्ना है वो अगर कभी भी आपको एग्जाम्पल में गन्ना दिखे तो उसे एक वर्ष में ही इंक्लूड करना है। इसके अलावा अगर पेड़ी शब्द दिखे तो एक वर्ष में आपको गिनना है। अगर धान दिख जाए तो उसे एक सीजन के लिए ही माना जाएगा। अब अपन फसल चक्र सघनता ज्ञात करेंगे। एक वर्षीय जो फसल चक्र है अपना धान और चना। सबसे पहले फसल चक्र सघनता ज्ञात करने के लिए आपको वो नियम जो मैंने पढ़ाए थे, सबसे पहला कि अपनी जो फसल चक्र है वो खरीफ ऋतु से प्रारंभ होना चाहिए। अपने देख लिया ये खरीफ ऋतु से ये। इसमें सबसे पहला क्या करेंगे कि देखना है अपने फसल चक्र जो है खरीफ ऋतु से प्रारंभ हो रहा है या नहीं। सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि इस फसल चक्र में फसलों की संख्या कितनी है, उसको अपन मार्क कर देंगे। ये 1, ये 2। इस फसल चक्र में केवल 2 ही फसलें है। अब ये फसलें कौन कौन सी ऋतु की है वो अपन नीचे लिख देंगे। जो धान की फसल है वो अपन जानते हैं कि खरीफ ऋतु की है। उसके बाद जो चना है वो रबी ऋतु का फसल है। अब अगर आपको यही नहीं पता होगा कि धान किस ऋतु का है और चना किस ऋतु का है, तो अपन यहाँ पर जो फसल चक्र सघनता है वो नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो धान जो है वो खरीफ ऋतु का है और उसके बाद रबी जो है वो भी चना जो है वो रबी ऋतु का है। इसमें फसलों की जो ऊपर वाली संख्या है वो कितनी है, 2 है। और नीचे जो अपने जो ऋतु हैं या फसल चक्र की अवधि कितनी है, जो एक तो खरीफ हो गया और दूसरा रबी, यानी कि एक वर्ष का ही अपना फसल चक्र है। ये आप
एग्जाम्पल आगे भी दिया हुआ है। तो अपन जो पहला अपना सूत्र था वो क्या बोल रहा था कि फसल चक्र सघनता अपन कैसे ज्ञात करेंगे। पहले अपने ऊपर दिया हुआ था फसल चक्र में सम्मिलित फसलों की संख्या। ऊपर क्या लिखना है, फसल चक्र में सम्मिलित फसलों की संख्या, उसको ऊपर लिखना है। और नीचे अपन को क्या लिखना है कि जो अपने फसल चक्र की है वो अवधि क्या है, कितने वर्ष का अपना जो है वो फसल चक्र है, और इसको गुणा करना है 100 से। तो इस फसल चक्र में फसलों की संख्या कितनी है, 2 है। एक और धान और चना, ये दो तो फसल चक्र में जो फसल है उनकी संख्या है, और इसकी जो अवधि क्या है वो खरीफ और रबी ये मिला के क्या होगा, 1 वर्ष। 2/1 × 100। इसको अपन अब सोल्व करेंगे तो जो फसल चक्र सघनता आएगी वो कितनी आएगी, 200% आएगी। अब दूसरा एग्जांपल है कपास, सरसों, जवार, चना। अब आप इसको देखें और पता करें कि ये फसल चक्र जो है वो खरीफ ऋतु से प्रारंभ हो रहा है या नहीं हो रहा। अपना पहला नियम यहाँ पर देखना है। उसके बाद देखना है कि हरी खाद वो तो इसमें है नहीं, पड़ती भूमि वो भी नहीं है। तो अब सबसे पहले कि फसल चक्र ने सबसे पहले अपने को क्या करना है कि फसलों की संख्या गिननी है कि फसल कितनी, फसल चक्र में एक फसल चक्र में कितनी फसलों की संख्या है। तो सबसे पहले ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो इस फसल चक्र में फसलों की संख्या कितनी हो गई, फसलों की संख्या हो गई है 4। अब देखना है दूसरा कि ये जो फसलें हैं उनके नीचे अपने को ऋतुएं लिख देनी है, कौन सी ऋतु की फसल है। जो खरीफ कपास है वो खरीफ ऋतु की फसल है, अपन जानते हैं। वर्गीकरण में अपन ने देखा था क्लास में, अगर नहीं देखा है तो उस क्लास को अच्छी तरीके से देखे, और जो एग्जाम्पल है खरीफ, रबी, जायद के उनको अच्छी तरीके से याद करें। कपास के बाद सरसों है वो एक रबी ऋतु की, और उसके बाद जो जवार है ये वापस कौन सी ऋतु का है, खरीफ ऋतु का। और यहाँ पर जायद की वो उसको पड़ती छोड़ दिया है, इसमें इंक्लूड नहीं है। उसके बाद है चना। एक बार मैं वापस आपको समझा देता हूं। जो फसल चक्र है उसका क्रम क्या रहेगा, पहले तो खरीफ की फसल आएगी, उसके बाद रबी की आएगी, उसके बाद एक बार अपन इसको खाली छोड़ देते हैं, और उसके बाद अगर यहाँ पर अगर वापस रबी ऋतु की फसल आती है अगले वर्ष, तो यहाँ पर कौन सी आएगी, जायद में खरीफ। और यहाँ पर वापस अगर खरीफ आती है, यहाँ पर खरीफ आती है तो यहाँ पर कौन सी आ जाएगी, रबी। ये जो एक फसल चक्र का क्रम है, जो सबसे पहले खरीफ ऋतु की, उसके बाद रबी, उसके बाद जायद में कौन सी आएगी। यहाँ पर अगर वह चौथा एग्जाम्पल रबी का दिया हुआ है तो यहाँ पर खरीफ की होगी, और यहाँ पर एग्जाम्पल चौथे नंबर में अगर खरीफ का है तो यहाँ पर कौन सा होगा, रबी का। अब अपन इस एग्जाम्पल को समझेंगे और इसे अपन जो सूत्र है उसमें इंक्लूड करेंगे। सबसे पहला है फसल चक्र में फसलों की संख्या। फसलों की संख्या कितनी, 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले अपन लिख लेंगे ऊपर फसल चक्र में फसलों की जो संख्या कितनी है वो 4 है। उसके बाद अपन कहेंगे कि फसल चक्र की अवधि क्या है, खरीफ और रबी, ये 1 वर्ष हो गया। उसके बाद वापस आ गया खरीफ, और चना जो है वो किस ऋतु का है, वो रबी ऋतु का है। तो ये वापस आ गया दूसरा वर्ष। तो फसलों की संख्या कितनी हो गई, 4, और जो फसल चक्र की अवधि है वो कितनी हो जाएगी, खरीफ रबी ये 1 वर्ष, और वापस से ये खरीफ रबी ये दूसरा वर्ष। तो फसल चक्र में जो फसल चक्र की अवधि है वो कितनी हो गई, 2 वर्ष, और इसको गुणा कर देंगे 100 से। गुणा किससे करेंगे, 100 से। अब ये 2 बार कट जाएगा, 2 को 100 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर जो क्या आएगा वो 200। और पीछे परसेंट लगाना ना भूले, क्योंकि फसल चक्र सघनता हमेशा परसेंट में होती है। ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आएगा होगा। और भी अपन एग्जाम्पल आगे देखते हैं। उसके बाद है मक्का, गेहूं और मूंग।
फसल चक्र संगणता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने फसलों की संख्या को देखना है, या सबसे पहले देखना है कि फसल चक्र जो है वो किससे शुरू होता है, खरीफ से। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं ये फसल की संख्या 1, ये 2 और ये 3। अब अपन देखेंगे कि इसकी अवधि क्या है, या कौन कौन सी ऋतुओं में ये फसलें होती है। मक्का की फसल है वो कौन सी ऋतु में होती है, आपको पता है खरीफ ऋतु में होती है। उसके बाद गेहूं की फसल है वो रबी ऋतु में होती है। और मूंग की फसल जो है वो किस में आ जाएगी, आपके जायद में आ जाएगी। तो ये पूरी तीनों सीजन किस में आ जाएगी, एक वर्ष के अंतर्गत आएगी। तो इस फसल चक्र की अवधि तो 1 वर्ष हो गई, और फसल चक्र में फसलों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो अपन सूत्र में पहला अपने ऊपर क्या लिखेंगे, फसल चक्र में फसलों की संख्या, फसलों की संख्या कितनी है 3, और अवधि कितनी है फसल चक्र की 1। इसको गुणा कर देंगे अपन 100 से, और उत्तर आपका क्या आ जाएगा, 300%। जो अपनी फसल सघनता है, फसल चक्र सघनता है वो कितनी आ जाएगी, 300%। उसके बाद अपन दूसरा एग्जांपल देखेंगे, सोयाबीन, गेहूं, मक्का, वापस से गेहूं। आप भी साथ साथ में इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और मैं भी आपको समझा रहा हूं वापस। सोयाबीन है, अपने सबसे पहले फसलों की संख्या को गिनना है, कितनी है 1 2 3 4। फसलों की अपने संख्या गिन ली, कितनी है कि 4, तो अपनी फसलें। अब देखेंगे कि ये सोयाबीन की जो फसल है वो किस ऋतु की है। पता है कि जो फसल चक्र वो खरीफ से स्टार्ट होगा, तो ये खरीफ ऋतु की है सोयाबीन। उसके बाद गेहूं किस ऋतु की है, गेहूं तो जी रबी की ऋतु की फसल है। उसके बाद वापस आ गए अपने मक्का, और यहाँ पर अपने को जल्दबाजी में नहीं देखना है कि ये खरीफ की है रबी, पहले यहाँ पर देखना है वापस गेहूं। गेहूं कौन सी ऋतु की, रबी, रबी ऋतु की है। तो मक्का तो वापस अपने को पता ही है खरीफ की है। अब जो इस फसल चक्र की अवधि कितनी हुई है वो देख लेंगे, खरीफ रबी, एक फसल चक्र पूरा हो गया, वापस से खरीफ स्टार्ट हो गई, यानी कि ये दूसरा वर्ष प्रारंभ हो गया। 1 वर्ष यहाँ पर और 1 वर्ष यहाँ पर, टोटल कितने हो गए, 2 वर्ष। वर्ष अपने कितने हो गए, 2, और फसलों की संख्या कितनी हो गई, 4। तो अपन जो अपना सूत्र है उसमें इसको करेंगे कि फसल चक्र में फसलों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। 4 तो फसलों की संख्या है, और वर्षों की संख्या कितनी है, खरीफ रबी, वापस से खरीफ रबी, यानी खरीफ रबी यहाँ पर 1 वर्ष पूरा हो गया, वापस दूसरा वर्ष स्टार्ट हो गया खरीफ रबी। तो वर्षों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर, 2, तो वर्षों की संख्या हो गई। इसको गुणा कर देंगे 100 से। अब 4 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 2 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने, 200%। जो ये द्विवर्षीय फसल चक्र है, इसकी जो फसल चक्र सघनता है वो कितनी हो गई, 200%। और भी एग्जाम्पल देखेंगे। हाँ, जो अपन ने हरी खाद वाला या मिश्रित फसल वाला जो अपने एक पीछे नियम पढ़ा था, उसी से मिलता जुलता ये उदाहरण है। इससे आपको वो नियम भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। कपास प्लस अरहर, अगर प्लस लिखा हुआ है तो आप एक ट्रिक याद कर सकते हो, अगर किसी फसल के बीच में प्लस आ रहा है तो उसका मतलब है कि वो मिश्रित फसल के रूप में दी गई है। उसके बाद है गेहूं। अब इसमें फसल चक्र में जो फसलों की संख्या है उसको अपने नियम में देखा था पीछे की, मिश्रित फसल को एक ही फसल गिना जाता है। यहाँ पर फसलें तो 2 दी हुई है, ये कपास और अरहर 2 फसलें हैं, लेकिन इसमें जो संख्या है वो एक ही गिनी जाएगी। क्यों, क्योंकि ये एक मिश्रित फसल है, तो मिश्रित फसल को हमेशा एक फसल के रूप में ही गिना जाता है। उसके बाद है गेहूं, ये दूसरी फसल। यहाँ पर फसलों की संख्या कितनी हो गई, 2, और फसल चक्र की अवधि जानेंगे अपन। कपास और अरहर ये कौन सी ऋतु की है, खरीफ ऋतु की फसल है, पहले लिख लेंगे। और गेहूं कौन सी ऋतु की, रबी। तो यहाँ पर 1 वर्ष ही पूरा हो रहा है, खरीफ और रबी 1 वर्ष ही पूरा हो रहा है। ले, और फसल चक्र में जो फसलों की संख्या है वो कितनी है, 2, क्योंकि ये एक मिश्रित फसल है, इसको एक फसल के रूप में ही अपन गिनेंगे। तो यहाँ पर फसलों की संख्या कितनी हो गई, 2, और जो अवधि है वो कितनी हो गई, 1। गुणा कर देंगे 100 से। साथ साथ में आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे तो इसका जो आंसर कितना आ जाएगा, 200%।
फसल चक्र सघनता इसकी कितनी आ जाएगी, 200%। उसके बाद है दूसरा एग्जाम्पल पड़ती, जिसे अपन फैलो कहते हैं, सरसों, कपास, चना। अब अपने एग्जाम्पल देखा था कि पड़ती हो गई या हरी खाद वाली फसल हो गई या मिश्रित फसल हो गई। सॉरी, जो पड़ती की फसल होती है उसको अपन क्या करते हैं, फसल चक्र की संख्या में नहीं गिनते, उसको अवधि में तो गिनेंगे लेकिन संख्या में नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पर अपने को फसल की संख्या में इसको पड़ती को नहीं गिनना है, क्योंकि अपने यहाँ पर फसल को उगाया ही नहीं है, तो अपन कैसे गिनेंगे कि फसल की संख्या में। तो अपने यहाँ पर फसलों की संख्या देखेंगे तो पड़ती को तो नहीं गिनेंगे, लेकिन ये सरसों 1, ये कपास 2, ये चना 3, तो फसलों की संख्या कितनी हो गई, 3। अब इसकी अवधि अवधि को तो गिनेंगे, जैसे यहाँ पर पता है कि जो फसल चक्र शुरू होता है वो खरीफ से होता है, तो ये खरीफ ऋतु में आ गई पड़ती। उसके बाद सरसों है जो वो रबी ऋतु की है, अपने को पता है। फिर अपने को लास्ट में जाना है कि चना ये रबी ऋतु की है, और कपास अपन जानते ही हैं कि खरीफ ऋतु की है। तो इसमें जो अवधि है वो फसल चक्र की कितनी हो जाएगी, खरीफ रबी, ये 1 वर्ष यहाँ। फिर वापस से खरीफ स्टार्ट हो गई और रबी, तो 1 वर्ष और पूरा हो गया। इसमें वर्षों की संख्या कितनी हो गई, 1 और 1 2 वर्ष। वर्षों की संख्या तो कितनी हो गई, 2 वर्ष। और जो फसलों की संख्या है वो 3 है, क्योंकि अपन जो पड़ती को है जो फसल की संख्या में नहीं गिनते। वो एक अपन ने पीछे नियम देखा था कि पड़ती को अपन या फेलो लैंड को जो होता है उसको फसल की संख्या में नहीं गिनते। तो फसलों की संख्या कितनी हो गई, 3। और फसल चक्र की अवधि कितनी हो गई, खरीफ रबी 1 वर्ष, वापस से खरीफ रबी 1 वर्ष, तो इनकी अवधि कितनी हो गई, 2 वर्ष। और इसको गुणा कर देंगे 100 से। ऊपर वाली ये तो फसलों की संख्या है और नीचे वाले क्या है, फसल चक्र की अवधि है। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150%। इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, फसल चक्र सघनता का 150%। 3 तो फसल की संख्या और 2 जो है फसल चक्र में फसलों की अवधि है, वो है 2 वर्ष। इसको गुणा करेंगे 100 से, आंसर कितना आ जाएगा, 150%। अब और हरी खाद वाला एग्जांपल आ गया। हरी खाद ने अपने क्या देखा था, हरी खाद को वापस पड़ती की तरह फसल की संख्या में क्या उसमें, हाँ फसल की संख्या में तो नहीं गिनते, लेकिन अवधि में अपन क्या करते हैं, गिनते हैं। तो यहाँ पर फसल की संख्या कितनी हो जाएगी, गेहूं 1 वर्ष, वापस मूंग, सॉरी 1 वर्ष क्या, एक फसल और दूसरी फसल। और अवधि में तो अपन गिनेंगे ही इस हरी खाद वाली फसल को। ये खरीफ ऋतु में स्टार्ट कौन से होता है, खरीफ से ही होता है। गेहूं पता है सबको कौन सी ऋतु का है, रबी ऋतु का है। उसके बाद मूंग जो है वो कौन सी ऋतु का है, जायद ऋतु का है। फसल चक्र में फसलों की संख्या, इसमें हरी खाद को तो अपन नहीं गिनेंगे और जो बाकी वाली फसलें इनको गिनेंगे। तो फसलों की संख्या तो कितनी हो गई, 2। और जो अपने अवधि है इसकी खरीफ रबी और जायद, ये पूरा 1 वर्ष पूरा हो गया। तो इसमें फसलों की संख्या तो कितनी है, 2, और अवधि कितनी है फसल चक्र की, 1, इंटू कर देंगे 100। आंसर आपका क्या आ जाएगा, 200%। ये आपकी क्या है, फसल चक्र सघनता है। ये एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेना कि हरी खाद वाली फसल है, उनको फसलों की संख्या में नहीं गिनते, लेकिन उसकी अवधि में अपन गिनते हैं कि खरीफ में है या रबी में है, कौन सी में, उसमें अपन गिनते हैं। लेकिन फसल की ऊपर वाले जो सूत्र में फसल की संख्या है उसमें अपन नहीं गिनते हैं। इसके अलावा एक जो और एग्जाम्पल है उसको देखेंगे। पहला है, सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, फसलों की संख्या गिननी है। मक्का 1, गेहूं 2, गन्ना 3, गेहूं प्लस चना, ये प्लस आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये मिश्रित फसल है। इसको 2 फसलें न गिनकर अपन क्या गिनेंगे, 1 फसल गिनेंगे। तो ये हो गई अपनी 4 और मूंग हो गई 5वीं फसल। यहाँ पर गेहूं प्लस चना क्या है, मिश्रित फसल है, इसको 1 फसल ही गिनेंगे, न कि 2 गिनेंगे। अब आ गई अपने कौन सी ऋतु की है वो लिख लो, उससे अपन को क्या होगा कि अवधि है जो वर्षों में, उसको आसानी से गिन सकेंगे कि कौन कितने वर्ष का है। मक्का खरीफ ऋतु का, गेहूं रबी ऋतु का, यहां पर एक
सबसे पहले अपने नोट में क्या देखा था कि गन्ना हो गया या पेड़ी हो गया वो कितने वर्ष की फसल होती है, 1 वर्ष की। तो यहाँ पर जो गन्ना है वो पूरा 1 वर्ष लेगा, यहाँ पर आपको लिखना है 1 वर्ष। और उसके बाद गेहूं प्लस चना आगे दिया हुआ है मूंग। गेहूं प्लस चना ये कौन सा ऋतु में होते हैं, रबी ऋतु में। और मूंग आपकी हो गई जायद। खरीफ, खरीफ रबी जायद ये तीनों ऋतुएं जो है वो इस गन्ने ने ले ली 1 वर्ष के अंतर्गत। इसमें अपन फसल चक्र की जो अवधि वो गिनेंगे खरीफ और रबी, यहाँ पर ये 1 वर्ष पूरा हो रहा है। उसके बाद गन्ना ये खुद 1 वर्ष में पूरा होता है, तो यहाँ पर ये 1 वर्ष और लिख देंगे। उसके बाद रबी और जायद ये वापस 1 वर्ष पूरा होगा। तो इस फसल चक्र की जो अवधि है वो कितनी हो गई, 3 साल। और फसलों की संख्या जो है वो कितनी हो गई, 5। तो अपन ऊपर लिख देंगे 5। तो क्या है, फसलों की संख्या है, यहाँ पर ये प्लस लगा हुआ है यानी कि मिश्रित फसल है। ऐसे गिनोगे तो आप ये 6 फसलें होगी, लेकिन मिश्रित फसल को क्या है, एक फसल ही गिना जाता है। तो यहाँ पर फसलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। और जो फसल चक्र की अवधि है वो कितनी हो गई, 3 वर्ष। क्यों, क्योंकि ये जो गन्ना है वो 1 वर्ष का है। इसके अलावा मक्का गेहूं ये खरीफ रबी ये 1 वर्ष पूर्ण कर रही है। गेहूं प्लस चना मिश्रित फसल प्लस मूंग रबी जायद ये 1 वर्ष पूर्ण कर रही है। तो फसल चक्र की अवधि कितनी हो गई, 3 वर्ष। इसको गुणा कर देंगे कितने से, 100 से। और इसका जो आंसर आएगा वो 166 पॉइंट आएगा, पॉइंट में कुछ आएगा 166% लगभग। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, फसल चक्र सघनता 166%। ये आपका गन्ने वाला एग्जाम्पल अच्छे से आप याद रखना, क्योंकि गन्ना जो है वो 1 वर्ष लेता है। इसके बाद वापस है सोयाबीन प्लस मक्का गेहूं मूंग एग्जाम्पल है। सभी एग्जाम्पल आपको कराएंगे जिससे आपका पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर एग्जाम में कभी भी फसल चक्र सघनता के क्वेश्चन आ जाए तो आपका वो क्वेश्चन एकदम गलत नहीं होगा, वो अच्छी तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखना सोयाबीन प्लस मक्का प्लस आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये एक मिश्रित फसल है। इसको फसल की संख्या कितनी गिनेंगे, एक। फसलें तो 2 है लेकिन इसकी संख्या कितनी गिनेंगे, 1। अपने नियम में देखा था पहले। उसके बाद आपका गेहूं दूसरी फसल हो गई। उसके बाद मूंग आपकी तीसरी फसल हो गई। अब आ गया ये कौन सी ऋतु की फसल है, सोयाबीन और मक्का जो है वो खरीफ ऋतु की है, इसको अपन मिश्रित फसल के रूप में उगाते हैं। उसके बाद गेहूं जो है वो रबी ऋतु की है, और मूंग जो है वो कौन सी ऋतु की है, जायद ऋतु की। यानी कि ये पूरा फसल चक्र 1 वर्ष का है, खरीफ से स्टार्ट होकर जायद यानी कि जायद में समाप्त होता है, यानी कि 1 वर्ष का ये फसल चक्र है। और इसमें फसलों की संख्या कितनी है, वो है 3। तो ऊपर लिख लेंगे 3 और नीचे फसल की अवधि, फसल चक्र की अवधि कितनी है, 1 वर्ष की। गुणा किससे करेंगे, 100 से। आपको सूत्र भी याद करना है, क्योंकि सूत्र के बिना आपका ये जो फसल चक्र सघनता है वो आप नहीं निकाल सकते। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 300% यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब और दूसरा एग्जांपल देखेंगे, वो पिछले से मिलता जुलता ही है। सबसे पहला क्या नियम क्या है कि सबसे पहले फसलों की अपन को संख्या ज्ञात करनी है। इसके लिए अपन को पहले ऊपर नंबरिंग देनी है। धान 1 वर्ष की फसल है, गेहूं प्लस चना प्लस आ गया, मतलब ये मिश्रित फसल है। और इसको फसलें तो 2 है लेकिन इसकी संख्या जो है वो 1 ही गिनेंगे। ये होगी दूसरी फसल, गन्ना वो तीसरी फसल, कपास चौथी फसल और चना 5वीं फसल। अब अपन देखेंगे ये कौन सी ऋतु में होती है। इसको सबसे फसल चक्र सघनता ज्ञात करने के लिए अपन आसानी रहेगी, सबसे पहले अपन नीचे लिख देते हैं कि कौन सी ऋतु की है। धान अपन को पता है खरीफ ऋतु की है। उसके बाद गेहूं प्लस सरसों ये कौन सी ऋतु की है, रबी ऋतु की है। और मिश्रित फसल के रूप में मतलब दोनों की फसलों के बीजों को मिश्रित करके बोया गया है। उसके बाद गन्ना जो अपने पिछला एग्जाम्पल देखा था, तो गन्ना है वो पूरा 1 वर्ष लेता है, तो यहाँ पर आपको 1 वर्ष लिख लेना है। उसके बाद कपास और चना, कपास वापस खरीफ ऋतु की है, और चना जो है अपना एग्जाम्पल किसका है, रबी ऋतु का। तो देख लिया, धान जो खरीफ ऋतु में होती है, गेहूं प्लस सरसों फसल के रूप में उगाई गई है, तो रबी ऋतु की। उसके बाद गन्ना पूरा 1 वर्ष 12 से 18 महीने का गन्ना होता है। उसके बाद कपास है वापस खरीफ की और रबी, और चना जो है वो रबी ऋतु का। जो फसलों की संख्या अपन गिनेंगे वो कितनी हो गई, 5। सॉरी 1 मिनट, इसमें अवधि कैलकुलेट कर लेते हैं। खरीफ और रबी यहाँ पर 1 वर्ष पूरा हो गया,
ये वापस 1 वर्ष खरीफ रबी, ये 1 वर्ष। तो जो फसल चक्र की अवधि है वो कितनी वर्ष होगी? 3 वर्ष। फसलों की संख्या कितनी है? 5। और फसल चक्र की अवधि कितनी है? 1, 2 और 3। 3 इसकी अवधि है, गुणा करेंगे 100 से तो इसका आंसर आ जाएगा 166%। फसल चक्र सघनता जो है वो कितनी हो जाएगी? 166%। हाँ, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके लिए अपन को क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो जो नियम है वो आपको अच्छे से याद करने हैं, और जो कौन सी फसल किस ऋतु की, ये फसलों का वर्गीकरण पिछली क्लास में मैंने बताया था। उन फसलों के वर्गीकरण को आपको ध्यान से देखना है कि खरीफ ऋतु की, रबी ऋतु की, जायद ऋतु की कौन कौन सी फसलें हैं, उनके एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद होने चाहिए। प्लस इसके जो नियम है कुछ वो याद होने चाहिए कि मिश्रित फसल को, इसको फसल की संख्या में कितना गिनते, एक गिनते, पड़ती को उसको नहीं गिनते, हरी खाद को भी नहीं गिनते। तो ये उदाहरण आपको ध्यान होने चाहिए। अब फसल चक्र और फसल चक्र सघनता से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको सोल्व कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फसल चक्र के क्या लाभ हैं? अपने देखा था पिछली स्लाइड, मतलब इस स्लाइड में देखा था फसल चक्र के क्या क्या लाभ है। पहला एग्जांपल है, फसल चक्र से मृदा उर्वरता बढ़ती है। ठीक है। भूमि में कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात में वृद्धि होती है। ठीक है, ये भी चाहिए। दूसरा है, मृदा क्षरण की रोकथाम होती है। ये भी सही है। ये तीनों कथन सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, डी इसका आंसर होगा। सबसे पहले तो आप पूरी क्लास ले लेना, उसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में या आज का जो क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो परीक्षा में पैटर्न है उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाए हुए हैं। और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन वो नहीं बनता है दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में, इन्हीं में से क्वेश्चन उठेगा। आगे और भी क्वेश्चन है, उनको आप अच्छे से देखना और सोल्व करने की कोशिश करना। अब क्वेश्चन है, एक निश्चित फसल चक्र का क्रम क्या होना चाहिए? मैंने आपको बताया था कि खरीफ से प्रारंभ होना चाहिए, या अदलनी के बाद दलहनी होनी चाहिए, गहरी जड़ वाली के बाद कम गहरी जड़ वाली होनी चाहिए। उससे मिलता जुलते ये आंसर है। सबसे पहले मूंग, चना, अरहर। ठीक है। चावल, जौ, मूंग। ठीक है। जौ, मक्का, चना ये तो नहीं होगा क्योंकि जौ है वो रबी ऋतु की फसल है। उसके बाद है अरहर, मक्का प्लस मूंग। इसमें दलहनी दलहनी प्लस दलहनी वाला कॉन्सेप्ट भी लगेगा। इसके अलावा गहरी जड़ वाली और कम गहरी जड़ वाली वो भी लगेगा। और इसके अलावा लेग्यूमिनेसी है या नॉन लेग्यूमिनेसी वाला कॉन्सेप्ट है वो भी लगेगा। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? अरहर, मक्का और मूंग। ये जो इसका सही क्रम है, खरीफ, रबी, जायद, इसका सही आंसर क्या है? ये। इसके बाद अपन जानेंगे वापस दूसरा क्वेश्चन, विभिन्न फसलों को किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित क्रम से किसी निश्चित समय में अदल बदल कर फसलों को बोना क्या कहलाता है? ये आपके जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। अदल बदल कर शब्द आ गया है, अपने पहली स्लाइड में इसको पढ़ा था। और इसका जो सही आंसर क्या जाएगा? फसल चक्र। सही आंसर क्या जाएगा? फसल चक्र। फसल चक्र की परिभाषा क्या है कि फसलों को इस प्रकार हेर फेर करे, अदल बदल कर बोना जिससे कि मृदा की उर्वरता बनी रहे। इसका जो आंसर सही है वो क्या है? फसल चक्र। झूमिंग खेती, स्थानांतरित खेती, ये दोनों सेम वर्ड है। और इसको अपन जो अगली क्लास है उसमें इसको डिस्कस करेंगे। इसकी पूरी जो परिभाषाएं हैं क्या कौन कौन सी वो भी देखेंगे। इसका जो सही आंसर क्या है? फसल चक्र। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फसल चक्र नहीं अपनाने से क्या हानि हो सकती है? यानी कि अपन अगर फसल चक्र नहीं अपनाएंगे तो क्या क्या हानि हो सकती है अपने को? मृदा की उर्वरक शक्ति बढ़ती है? नहीं। फसलों का बीमारी बचाव होता है? ये भी नहीं। भूमि में अम्लीय और क्षारीय गुण, पोषक तत्व और जैविक पदार्थों की मात्रा संतुलित रहती है? ये भी नहीं। विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी हो जाती है? ये एकदम सही बात है। अगर अपन फसल चक्र नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा? जो अपने विशिष्ट पोषक तत्व है उनकी कमी हो जाएगी। एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको आपको यहाँ पर क्वेश्चन को पहले तो अच्छी तरीके से देखना है कि फसल चक्र नहीं अपनाने से क्या हानि हो सकती है। जल्दी जल्दी में क्या अपन कर देंगे, मृदा की उर्वरक शक्ति बढ़ती है तो फसल चक्र से अपनाने से बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया, नहीं अपनाने से क्या होता है।
तो इसका जो सही आंसर क्या आ जाएगा, वो जाएगा डी ऑप्शन, विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी अगर फसल चक्र अपन नहीं अपनाएंगे तो। उसके बाद है निम्नलिखित में से सोयाबीन मक्का की फसल सघनता क्या होगी। अब पीछे ही देखा था कि जो फसल चक्र सघनता क्या होती है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपको सूत्र ध्यान होना चाहिए। ऊपर अपन क्या करेंगे, फसलों की संख्या को, कितनी संख्या है उनको देखेंगे, और नीचे क्या देखेंगे कि फसल चक्र में फसल चक्र की अवधि क्या है उसको देखेंगे। अवधि को गुणा करेंगे 100 से। तो इसमें देखना सोयाबीन और मक्का। सोयाबीन पहले तो अपने जो ट्रिक है वो क्या है कि सबसे पहले फसलों की संख्या को गिनना है। तो फसलों की संख्या कितनी है, सोयाबीन 1 और मक्का 2। और सोयाबीन किस ऋतु की है, खरीफ ऋतु की। मक्का कौन से ऋतु की है, तो ये रबी ऋतु की है, क्योंकि मक्का तीनों ऋतुओं में होती है। मुख्यतः तो खरीफ की होती है लेकिन वो तीनों ऋतुओं में होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, रबी। तो इसमें फसलों की संख्या कितनी है, 2, और जो फसल चक्र की अवधि कितनी है, खरीफ और रबी, यानी कि 1 वर्ष का ये है आपका फसल चक्र है। इसको गुणा करेंगे 100 से, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 200%। तो यहाँ पर 200 कहाँ दिया हुआ है, बी ऑप्शन में आपको 200 दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 200%। क्वेश्चन आप अच्छे से देखना, इन क्वेश्चनों से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, या इसी से रिलेटेड या इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। उसके बाद है गेहूं प्लस, क्या यहाँ पर प्लस नहीं होगा, ये डैश है यहाँ पर, मक्का, गेहूं प्लस चना, मूंग की फसल चक्र सघनता क्या होगी। पीछे ही अपने देखा था। सबसे पहले क्या करना है, फसलों की संख्या को गिनना है। मक्का 1, गेहूं प्लस चना, प्लस आ गया मतलब ये मिश्रित फसल है, और मिश्रित फसल को हमेशा एक ही गिना जाता है। तो फसलों की यहाँ पर फसल तो 2 है लेकिन इनको गिना क्या जाएगा, एक ही। तो यानी कि ये दूसरी फसल हो गई, और मूंग यहाँ पर तीसरी। दूसरी ट्रिक है कि इन फसलों को देख लो कौन सी ऋतु की है, तो ये खरीफ ऋतु की है। गेहूं प्लस चना है वो रबी ऋतु की है। मूंग जो है वो जायद ऋतु की। तो यहाँ पर जो है पूरा 1 वर्ष का फसल चक्र है वो पूरा होता है। समय कितना है, 1 वर्ष। तो अपन जो सूत्र है उसमें सबसे पहले क्या था, फसलों की संख्या, संख्या कितनी है 3, और जो फसल चक्र की अवधि कितनी है वो है 1 वर्ष, गुणा करेंगे 100 से, आंसर कितना आ जाएगा आपके 300%। तो यहाँ पर 300 सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी 300%। यहाँ पर ये प्लस नहीं था, यहाँ पर ये डैश था। इसके बाद है कि भारत की फसल सघनता कितनी प्रतिशत होती है। ये फसल सघनता जो अपन है वो कल जानेंगे, थोड़ा अलग टॉपिक। एक फसल चक्र सघनता अलग होती है और फसल सघनता अधिक होती है। तो भारत की जो फसल सघनता वो कितनी प्रतिशत है, 142% है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। अभी करंट जो डाटा है वो 142% है। उसके बाद है खनिज तत्वों को मृदा में वापस लाने के लिए सबसे प्रभावी फसल प्रणाली कौन सी है। अपने जाना था पहला ही जो फसल चक्र के हमने प्रकार देखे थे, उसमें देखा था कि अगर फसलों की कमी हो फसल चक्र में, क्या अपने भूमि में जो पोषक तत्वों की कमी हो जाती थी उसको अपन क्या करेंगे, या तो उसको पड़ती छोड़ देंगे या उसमें हरी खाद वाली फसल उगा देंगे। तो ये सब क्रियाएं किसमें की जाती थी, मोनोक्रॉपिंग, जिसका अर्थ होता है साल में एक फसल उगाना। साल में एक फसल उगाना क्या होता है, मोनोक्रॉपिंग। इसको कल अपन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और फसल चक्र आपको पता है, इसका जो आंसर जाएगा वो फसल चक्र है। दोहरी फसल यानी डबल क्रॉपिंग क्या होती है, मतलब 2 फसलों को एक साथ पंक्ति अवस्था में उगाना। और रिले क्रॉपिंग क्या होती है, मतलब फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल की बुआई करते हैं। इनको अपन कल वाली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, ये आप एक बार ध्यान रखना। जो अपना जो आंसर है वो आप फसल चक्र जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र क्या है। राजस्थान में कौन कौन सी फसलें होती है और सबसे अधिक जो फसल चक्र है वो कौन सा प्रयोग होता है। इसमें पहला एग्जांपल है बाजरा। अपन जानते हैं कि बाजरा का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक राजस्थान में ही होता है। उसके बाद सरसों, तो ये सर्वाधिक उपयोग होता है राजस्थान में।
ये फसल चक्र जो है सर्वाधिक होता है। और भारत में जो है वो कौन सा फसल चक्र सर्वाधिक उपयोग होता है? धान प्लस गेहूं। धान प्लस गेहूं जो है वो भारत में होता है। और राजस्थान में कौन सा होता है? राजस्थान में होता है बाजरा प्लस सरसों। और राजस्थान में ये ऑप्शन उसी तरीके से दिए हुए। राजस्थान में जो सेकंड स्थान पर उपयोग होता है वो कौन सा होता है? ग्वार प्लस गेहूं। और तीसरे स्थान पर जो होता है वो उपयोग होता है तिल प्लस चना। और चौथे स्थान पर होता है अरहर प्लस जो। ये सीरियल वाइज दिए हुए हैं, मतलब राजस्थान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला बाजरा और सरसों पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर है ग्वार और गेहूं, तीसरे नंबर पर है तिल और चना, चौथे नंबर पर है अरहर और जो। ये एग्जाम्पल किस आधार पर, मतलब राजस्थान की जलवायु कैसी, हमने जो टॉपिक देखा था फसल चक्र के लिए चुनाव चुनाव देखा था, किस आधार पर करेंगे, जलवायु के आधार पर या मृदा प्रकार के आधार, उसके आधार पर ये फसलें उगाई जाती है और उसी के एरिया के अनुसार अपन ये फसल चक्र अपनाते हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या जाएगा? ए, बाजरा और सरसों जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। और भारत में कौन सा किया जाता है? धान प्लस गेहूं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सही हैं? इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला विकल्प क्या है? फलियों के बाद गैर फलियां होनी चाहिए। बिल्कुल भाई साहब सही बात है। दूसरा क्या है? गहरी जड़ वाली फसलों के बाद एक ही प्रकार की फसल लगानी चाहिए। क्या करते हैं जल्दबाजी में, गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उगाना चाहिए। अपन गहरी जड़ देखते ही सीधा कहते हैं कि हाँ ये दोनों विकल्प सही है, सीधा अपन कर देते हैं एक और दो दोनों सही है। लेकिन यहाँ पर सही ध्यान से जो विकल्प दिए उनको पढ़ना है। फलियों के बाद गैर फलियां होनी चाहिए, पहला कथन तो सही है। लेकिन गहरी जड़ वाली फसलों के बाद ये क्या कह रहा है? वापस उसी तरह की गहरी जड़ वाली फसलें उगाना। ये बिल्कुल क्या है? गलत कथन है। क्योंकि अगर वापस गहरी जड़ वाली फसलें उगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे मैंने समझाया था डायग्राम के अनुसार कि पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। एक ही गहराई में अगर एक ही गहरी जड़ वाली फसलों को उगाएंगे दूसरे वर्ष तो क्या हो जाएगी? पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। उससे फसल चक्र में नहीं सम्मिलित करते हैं। ये फसल चक्र के लिए कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? केवल एक ए आंसर जो है आपका वो यहाँ पर सही जाएगा। उसके बाद है, किस प्रकार की बीमारियों के विरुद्ध फसल चक्र का सुझाव दिया जाता है? मतलब फसल चक्र है जो, इनमें से कौन सी बीमारियां हैं जिनको रोकने के लिए सहायक है? वायु जनित, उसका तो फसल चक्र से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फसल चक्र अपने मृदा से संबंधित है। तो ये वायु जनित भी नहीं होगा, बीज जनित रोगों के लिए भी नहीं होगा, एफिड जनित रोगों के लिए भी नहीं होगा, जो वायरस को फैलाने वाला एक कारक है। एफिड वायरस जनित जितने रोग होते हैं उनको फैलाने का एक कीट है एफिड, वो भी नहीं होगा। और यहाँ पर जो सही आंसर और सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियों को अपन क्या करेंगे? फसल चक्र से बचाएंगे। क्योंकि फसल चक्र में फसलों को हेर फेर कर या अदल बदल कर बोया जाता है, जिससे मिट्टी जनित जो बीमारियां हैं वो कम हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फसल चक्र के सिद्धांत के अनुसार दलहन को फसल चक्र में शामिल किया जाना चाहिए। दलहन को अपन, दलहन वाली फसल है उसको क्यों सम्मिलित करते हैं, उसका क्या कारण है वो आपको देखना है। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखती है, सही है। अगला ऑप्शन भी पढ़ेंगे। ये आगामी अनाज की फसल की उपज में वृद्धि करते हैं, ये नहीं है सही। ये छोटी अवधि की फसलें हैं, ये भी सही है लेकिन कुछ हद तक सही है। ये छोटी अवधि की फसलें छोटी अवधि की भी हो सकती है, लंबी अवधि की भी हो सकती है। इनमें कुल दाल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। लेकिन इनमें से जो देख लेंगे लगभग सेम आंसर है, लगभग हो सकता है चारों ऑप्शन दिख रहे हैं अपन को सही है। लेकिन जो दलहनी फसल जो फसल चक्र में अपन क्यों अपन इसका चुनाव करते हैं, तो मुख्य रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए करते हैं। और मैंने स्लाइड में बताया भी था। तो इसका जो सही आंसर जाएगा और वो क्या जाएगा? ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखती है, जो फसल चक्र का एक मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन एक फसल चक्र के तहत एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या को दर्शाता है? फसलों की संख्या को कौन दर्शाता है? अपने जाना था फसल चक्र सघनता के अंदर भी जाना था कि एक वर्ष का फसल चक्र है या 2 वर्ष का या 3 वर्ष का। इसका जो सही आंसर जाएगा वो फसल चक्र जाएगा। फसल सघनता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग स्कीम, ये जो है वो अगली क्लास में अपन
पढ़ेंगे। इसका जो यहाँ पर सही आंसर जाएगा वो फसल चक्र सघनता जो है, जो एक वर्ष में कितनी अपन फसल उगाते हैं उसको दर्शाता है। फसलों की संख्या और वो कितने वर्ष में या अवधि में उगाई जाती है, उसका जो सूत्र है वो प्रतिशत में इसको फसल चक्र सघनता को निकाला जाता है। इसका सही आंसर जाएगा रोटेशनल इंटेंसिटी या क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, फसल चक्र सघनता। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल चक्र विधि मिट्टी से पोषक तत्वों के उचित और समान उपयोग में मदद करती है। मतलब ये कौन सी फसलें फसल चक्र में जो है, ऐसी कौन सी फसलें हैं जो मिट्टी से पोषक तत्वों उनके उचित और मतलब स्थिर वो रे मिट्टी में और उनका समान रूप से उपयोग को उसमें मदद करती है। पहला अपन देखेंगे गेहूं और चना, यानी फलियों वाली फसल और गैर फलियों वाली फसल, सही है ये भी। अरहर प्लस गेहूं, अरहर क्या है, दलहनी फसल है, और गेहूं क्या है, अदलहनी। और इसके साथ ही इसमें अपन देखेंगे अदलहनी भी है, मतलब फलियों वाली और अफलियों वाली। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट हो रहा है कि ये एक अदलहनी फसल है गेहूं, और चना है जो वो दलहनी फसल है। ये भी सही हो सकता है, लेकिन आगे वाले एग्जाम्पल भी आपको देखने हैं। तीसरा एग्जाम्पल देख लेना, गेहूं अदलहनी प्लस जो ये भी अदलहनी, ये तो सीधा सा कैंसिल हो गया कि अदलहनी के बाद वापस अदलहनी अपन फसल चक्र में नहीं लगा सकते। तीसरा ऑप्शन है अरहर प्लस गेहूं। अरहर क्या है, दलहनी फसल है, और गेहूं क्या है, अदलहनी। ये कॉन्सेप्ट ऊपर वाला तो क्लियर हो गया। और पीछे क्या क्या दिया गया, मूसला जड़ और रेशेदार जड़, यानी कि कम गहरी जड़ और गहरी जड़ वाली दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं कि दलहनी प्लस अदलहनी और कम गहरी प्लस अधिक गहरी जड़ वाली फसलें। तो यहाँ पर जो अच्छा और सही आंसर होगा वो क्या होगा, अरहर प्लस गेहूं, जो पोषक तत्वों के उचित और समान उपयोग के लिए आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी, और इन जो क्लास में हमने पढ़ा था फसल चक्र और फसल चक्र सघनता, इसको इस जो टॉपिक है इसमें से बहुत से क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को, ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण हुई है क्योंकि इसमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इसको समझने के लिए आपको ज्यादातर अपन कंफ्यूज होता जाते हैं, क्या एक वर्ष या 2 वर्षीय अपन फसल चक्र सघनता ज्ञात करते हैं, उसमें अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले क्लास को एकदम अच्छी तरीके से जाने, उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने कराए हैं उसको उसकी प्रैक्टिस अपन करें, अच्छा आसानी से तुम करो। इसके लिए अपन क्या करते हैं, क्लास के बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी डालते हैं। तो एग्जाम्पल भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे दिए थे, सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने जो इस प्लेटफॉर्म को इसको अधिक से अधिक जो प्रमोट करें, और जो क्लास है उसको आगे से आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।